अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी BD 84 हैंडबुक की सीरीज़ के साथ एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर 10 दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोग्राफी। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर कोलीग्स। सो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे दैट वुड बी द मेन टॉपिक वुड बी द एक्स-रेज and some other techniques that are used in the modern days to diagnose the disease, to treat the disease या फॉर अदर पर्पसेस इन मेडिसिन। सो सबसे पहले ये हमें बता रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास इनविजिबल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं उनके अंदर कौन कौन सी आती हैं, लाइक गामा होती हैं, यूवी होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं एंड एक्सरेस आती हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी होती हैं बट वी वुड बी ओनली डिस्कसिंग द एक्सरेस दैट एंड द मेडिकल यूज़ ऑफ एक्सरेस। एक्सरेस बहुत जगहों पे यूज़ हो रही होती हैं आज के दौर में, डिफरेंट पर्पसेस होते हैं एक्सरेस के, बट वी आर डीलिंग विद द मेडिकल यूजेस ऑफ एक्सरेस। सो ये बता रहा है कि आपके पास एक्सरेस या ये आपके पास जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए एक्सरेस यूज़ होती हैं, आपको ये याद रखना है कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से नहीं निकल रही होती, बल्कि इनको खुद प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है कि आपके पास यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ट्यूब होती है, वैक्यूम ट्यूब से कहते हैं। यहाँ पर कैथोड है फॉर एग्जांपल एंड यहाँ पर एनोड है। अब कैथोड से आपके पास ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे टूवर्ड्स द एनोड। इन इलेक्ट्रॉन्स को हिट करना होता है एट एनोड। अब आपको ओके, कैथोड आपका बना होता है या तो टंगस्टन का या मोलिब्डेनम का, और एनोड आपका बना होता है टंगस्टन का। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आके एनोड पे स्ट्राइक करते हैं। व्हेन एवर दे स्ट्राइक हियर दे प्रोड्यूस द, यहाँ पे कुछ इनविजिबल आपके पास रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, दे आर कॉल्ड एक्सरेज। एंड ये एक्सरेज आप किसी बॉडी से पास कर दें तो यू कैन मेक देम इन योर प्रैक्टिकल यूज। ओके, एक्सरेज के बारे में आपको पता है कि वेवलेंथ शॉर्ट होती है, इनविजिबल होती है ह्यूमन आइज़ के लिए एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। सो दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। उसके अलावा आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें फोटॉन्स होते हैं दैट आर बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, मासलेस एंड चार्जलेस होते हैं एंड स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। एक्सरेज के फोटॉन्स को एक्सरे फोटॉन्स कहेंगे। हिस्ट्री ऑफ एक्सरेज में इनको विलियम रॉन्टिगन ने डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई समटाइम्स दे आर आल्सो कॉल्ड रॉन्टिगन रेज। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ डिड द रॉन्टिगन डिस्कवर्ड। सो हिस्ट्री इज़ नॉट टू इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, आई वुड से जस्ट लीव इट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज पर आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज में आपको पता होना चाहिए कि एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है बहुत, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है। देयर वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 0.01 to 10 नैनोमीटर्स एंड ड्यू टू द स्मॉल वेवलेंथ दे हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, अब कह रहा है कि कोई भी मटेरियल जिससे एक्सरे गुजर रही होती हैं वो उस मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सरेस एब्जॉर्ब कर रहा है। सो डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड डेंसिटी आपके पास अल्टीमेटली डिपेंड कर रही होती है एटॉमिक मास पर या एटॉमिक वेट पर। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इसमें बोन्स हो गए या वो डेंस टिश्यूज़ में काउंट होते हैं एंड आपके पास जो बाकी टिश्यूज़ होंगे दे वुड बी कॉल्ड सॉफ्ट टिश्यूज़। सो डेंस टिश्यूज़ जो हैं वो एक्सरे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वेयर एज द सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी एक्सरेस इतनी एब्जॉर्ब नहीं करती, उनसे एक्सरेस पास कर जाती है। सो क्योंकि फॉर एग्जांपल ये बोन है मेरे पास, अब इसमें से मैं एक्सरे गुजार रहा हूँ, सो यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू दूसरे सॉफ्ट टिश्यूज़ ये एक्सरे आपके पास ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। सो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपके पास रेडियोग्राफिक प्लेट होगी, सो इस बोन का आपके पास यूँ एक क्या कहते हैं शेडो बन रहा होगा, क्योंकि एक्सरेज तो इसने एब्जॉर्ब कर ली ज़्यादातर, थोड़ी सी एक्सरेज बची, सो ये अपना शेडो बना रहा होगा इस रीजन पे और बाकी आपके पास पार्ट्स का शेडो नहीं बनता। सो अगर बोन के अंदर कोई फ्रैक्चर है सो आपके शेडो के अंदर भी फ्रैक्चर आ जाएगा एंड इस तरीके से आपके बोन फ्रैक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में एक्सरेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपके पास कह रहा है कि हमारी बॉडी में बहुत जो दो टर्म्स हैं यहाँ पर, मैं वो क्लियर कर लेता हूँ। एक है यहाँ पर टर्म रेडियो ल्यूसेंट और एक है रेडियो ओपेक। सो रेडियो ल्यूसेंट हम उनको कहते हैं जिनसे एक्सरेज ईजीली क्रॉस कर जाएं। सो उनसे जब एक्सरेज क्रॉस कर जाएंगी तो उनका हमें एक्सरे फिल्म पर या ब्लैक या ग्रे इंप्रेशन दिख रहा होता है, वेयर एज रेडियो ओपेक उनको कहा जाता है जिनसे एक्सरेज या तो बड़ी मुश्किल से क्रॉस कर रही होंगी या बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रही होंगी। जैसे बोन की हमने एग्जाम्पल ले ली,
अब हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी में, उनको उनकी रेडियो ओपेसिटी के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है। इंक्रीजिंग रेडियो ओपेसिटी यानी जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे होंगे वो इजीली एक्सरे क्रॉस कर रहे होंगे, उसके बाद वाले और कम करा रहे होंगे, उसके बाद वाले और कम, और एंड में आकर ना होने के बराबर एक्सरेस क्रॉस हो रही होंगी उन स्ट्रक्चर से। सो पहला एयर हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर ये ब्लैक अपेयर होती है, या स्टमक के अंदर होगी, इंटेस्टाइन के अंदर जब भी एयर होगी देन इट वुड अपेयर ब्लैक इन एक्सरे। फैट जो होगा वो हमारे पास ग्रेश ब्लैक अपेयर हो रहा होगा और एयर के मुकाबले यानी कम डार्क होगा। सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होंगे वो हमारे पास इतने ज़्यादा पहली बात तो विजिबल होते ही नहीं है एक्सरे पर, क्योंकि आपके पास इनसे पूरी एक्सरेस क्रॉस कर जाती हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सॉफ्ट टिश्यू होगा और एक्सरे इससे क्रॉस करके आ गई तो ये टोटली क्रॉस करके यहाँ पर आ जाती हैं। सो यहाँ पर कोई इनका इंप्रेशन बढ़ता ही नहीं है, लेकिन कह रहा है कि इसके अराउंड मौजूद एयर या फैट से आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि वो कौन सा सॉफ्ट टिश्यू है। ओके, बोन्स में कैल्शियम होता है, वो उसकी वजह से आपको ग्रेश वाइट दे रही होती है कलर। एंड एनिमल ऑफ टीथ, यहाँ आपके पास अगर मेटल किसी ने ले लिया है, जैसे मेटल अगर का कोई कॉइन अगर कोई निकल गया या टीथ के अंदर मेटेलिक फिलिंग की गई है तो उनका कलर आपको एक्सरेस पर वाइट देगा एंड दे वुड अपेयर मोर वाइट। यानी ये ग्रेश वाइट थी बोन्स, तो इनकी वाइटनेस जो इनकी ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बोन। फोटोग्राफिक इफेक्ट का आपको पता है कि आपके पास जब भी एक्सरेस के फोटॉन्स किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे स्ट्राइक कर रहे होंगे तो क्या होगा कि आपके पास वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल होगा। लाइक ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, यहाँ पर एक्सरेस के फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे एंड यहाँ पर आपके पास उस एक्सरेस का क्या कहते हैं एक शेडो बन जाएगा, यानी एक अपीयरेंस आ जाएगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये पूरी ब्लैक थी तो यह इस पार्ट से जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हट गए ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ एक्सरेस, तो ये फॉर एग्जांपल अपना कलर चेंज करके किसी और कलर में अपेयर हो रही होंगी, राइट। उसके बाद ये कह रहा है कि हमारे पास एक्सरे की फिल्म जो है उसका बेस बना होता है सेलुलोस एसीटेट का और दूसरी साइड पर वो सिल्वर ब्रोमाइड की बनती है। अगेन दे आर नॉट द हाई यील्ड टर्म्स, तो स्किप ही कर दें इनको। एक्सरे की जो इमेज बनती है इट इज़ कॉल्ड स्काईग्राम, रेडियोग्राफ और रेंटोग्राम। ओके, कंप्यूटेड एंड डिजिटल रेडियोग्राफी। सो हमारे पास ओल्ड टाइम में क्या होता था कि हमारे पास ओल्ड टाइम में आपने एक्सरे से फॉर एग्जांपल यहाँ से ये एक्सरेस निकल रही थी, अब इन एक्सरेस को आप यहाँ पर पेशेंट होगा उस पेशेंट से आप क्रॉस कर रहे होंगे, देन ये एक्सरेस जाएंगी किसी फिल्म पर, अब ये फिल्म पर एक्सरे बनेगा, अब वो आपके पास ये जो होती है ये मतलब ट्रू कॉपी नहीं होती, इसको एक्चुअल कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट और प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, तो ये आपके पास एक्चुअल कॉपी समझे एक्सरे की बन जाती है। दिस वॉज द प्रोसेस दैट वॉज अकरिंग इन ओल्ड टाइम्स। नाउ डेज ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पास दो तरीके यूज़ होते हैं, कंप्यूटेड एंड एक डिजिटल रेडियोग्राफी। इनमें से भी डिजिटल ज़्यादा एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटेड। इनके अंदर दोनों में आप क्या कर रहे होते हो कि एक्सरे आपने बंदे से क्रॉस कर दिए एंड जैसे ही आपने एक्सरे क्रॉस कर दी यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा होता है, इस कंप्यूटर के अंदर आपको सब पता लग जाता है कि लाइक व्हाट आर द इनर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द पेशेंट, सो एवरीथिंग इज जस्ट अंडर द कंप्यूटर। अच्छा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा फ़र्क आता है, जो आपके पास सीआर सिस्टम होता है उसके अंदर आपके पास फ़िल्म यूज़ होती है, इमेजिंग फ़िल्म जो आपके पास देन इमेज प्रिंटर से पास होती है। सो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू द डीआर सिस्टम, सीआर सिस्टम इज़ ऑल्सो कन्वेंशनल। डीआर सिस्टम इज़ मोस्ट एडवांस सिस्टम एंड इसके अंदर कोई भी आपके पास कन्वेंशनल फिल्म यूज़ नहीं हो रही होती है। ओके, फ्लोरेसेंट इफेक्ट क्या होता है एक्सरेस का? एक्सरेस जब किसी भी आपके पास मेटेलिक सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस, जिंक, कैल्शियम सल्फाइड इनको हिट कर रही होती है तो वहाँ उस सरफेस में से लाइट निकलना शुरू हो जाती है, दैट इज बायोलॉजिकल इफेक्ट में आ जाते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट में ये कह रहा है कि आपके पास एक्सरेज यूज़ की जाती है टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, लेकिन इसी दौरान वो आपके नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अच्छा, फ्लोरेसेंट इफेक्ट में एक पॉइंट मैं बताना भूल गया कि इसका बेनिफिट क्या है कि आपके पास लाइव स्क्रीनिंग की जाती है ना ऑब्जेक्ट्स की, दैट इज़ ड्यू टू द फ्लोरेसेंट इफेक्ट। यानी आपके पास जो एक्सरे निकल रही होंगी वो आपको बता रही होंगी कि आपकी ब्लड वेसल में ब्लड किस स्पीड से चल रहा है, हार्ट के अंदर पंपिंग ठीक चल रही नहीं चल रही। या दूसरे जो कह रहा है कि नेमिंग के दौरान जब एक्सरेस का यूज़ किया गया
क्या क्या था ना कि आप लोग नेम दे रहे थे जब आप स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे। सो दिस वाज बेसिकली ड्यू टू फ्लोरेसेंट इफेक्ट, क्योंकि जब एक्सरेज पड़ी उसने लाइट दी, यहाँ पता लगा कोई स्ट्रक्चर मौजूद है, उसका नाम दे दिया। ठीक है, बायोलॉजिकल इफेक्ट भी हमने डिस्कस कर लिए। उसके अलावा ये साइड इफेक्ट्स कह रहा है कि एक्सरेज के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, सो दे मस्ट नॉट बी यूज कंटिन्यूसली। हेयर लॉस हो सकता है स्केल एक्सरेज से, ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं, कैंसर को डेवलप भी करा सकते हैं। अगर ये कैंसर ट्रीट कर सकते हैं तो कैंसर डेवलप भी करा सकते हैं। एंड उसके अलावा दैट्स ऑल। ठीक है, देन वी आर कमिंग टू द पॉइंट रेडियोग्राफी। सो रेडियोग्राफी का अगर मैं आपको जनरल मकसद बताऊं, रेडियोग्राफी कहते हैं कि आप एक्सरेज के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की इमेज हासिल करो। दिस इज़ कॉल्ड रेडियोग्राफी। अच्छा, अब रेडियोग्राफ जो आपको ऑब्टेन होते हैं, रेडियोग्राफी के थ्रू जो आप ग्राफ बनाओ दैट इज़ कॉल्ड, मतलब जो इमेज बनाओ दैट इज़ कॉल्ड रेडियोग्राफ। अब उसके कुछ व्यूज़ होते हैं, यानी व्यू आपके पास टर्म यूज़ होता है कि वो एक्सरे की बीम किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है। यानी फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ये यहाँ खड़ा हुआ है, ओके, ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है। अब ये वाली जो है ये इस बंदे की एंटीरियर साइड है, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर साइड। अगर एक्सरेज की बीम्स आपके पास यूँ एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रही हैं देन दिस इज़ कॉल्ड एपी व्यू, एंड अगर रिवर्स कर लें देन दिस वुड बी पीए व्यू। सो व्यू टर्म यूज होता है कि आपके पास एक्सरे बीम्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है। अच्छा, अब आपके पास कह रहा है कि दो, फॉर एग्जांपल अब ये एक बंदा है, अब यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल एक्सरेज को थ्रो कर रहा हूँ, ये एक्सरेज का सोर्स है जहाँ से एक्सरेज आ रही है। सो आपके पास व्यू कौन सा होगा, एपी व्यू। एंड एंटीरियर साइड पे एक्सरे का सोर्स मौजूद है, पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पर क्या मौजूद होगी, जब सपोज कर लेते हैं एक आपके पास फिल्म मौजूद होगी जिसमें एक्सरे डिटेक्ट किया जा रहा होगा या कोई एक्सरे डिटेक्टर मौजूद होगा। सो कह रहा है कि जो साइड, यानी इस केस में जैसे पेशेंट की पोस्टीरियर साइड थी, वो एक्सरे प्लेट के करीब होगी, यानी जिस जगह पे एक्सरे रिकॉर्ड हो रहा है उसका शेडो डार्क आएगा एज कम्पेयर टू एंटीरियर साइड। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही बात बताई गई। व्यूज़ कह रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर हो सकते हैं, उसके अलावा लेटरल या ऑब्लिक भी हो सकते हैं, डिपेंड बस इस बात पे करता है कि आपने एक्सरे बॉडी पर स्ट्राइक किस एंगल से की है। सो अब कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको थोरेसिक स्पाइन को विजुअलाइज करना है सो यू रिफर द एपी व्यू टू द पेशेंट, लेकिन चेस्ट एक्सरेस आपके पास जनरली पीए व्यू में यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स में हमारे पास डिफरेंट टर्म्स यूज़ होते हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं। फ्लोरोस्कोपी क्या होता है, फ्लोरोस्कोपी ये होता है कि आपने एक्सरे एक बंदे पर फेंकी, उसके बाद उन एक्सरे से जो इमेज बन रही है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इन रियल टाइम, यानी कोई आपने यूँ नहीं किया कि अब ये एक्सरे आई देन आपने इसको रिकॉर्ड किया, अब देन आपने ये एक्सरे बजा कर किसी डॉक्टर को यहाँ दिखाई। नो, इससे क्या होगा कि वो एक्सरे आपके पास ओल्ड टाइम में हो गई, यानी पेशेंट के इस वक्त बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, टू ऑन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट यू यूज़ द फ्लोरोस्कोपी, जिसमें आप एक्सरे से स्ट्राइक करते हो, देन आप देख रहे होते हो पीछे कंप्यूटर स्क्रीन पर कि क्या क्या हो रहा है। ओके, देन आपके पास कह रहा है कि ये इसके एडवांटेजेस हैं कि आप मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स को डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने ब्लड वेसल्स के अंदर या बॉवल के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस इंट्रोड्यूस कर दिया या ऐसा कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया तो आप उसकी मूवमेंट को देख पाओगे। आपके पास स्टडी बहुत ज़्यादा इसके थ्रू हुई थी, फ्लोरोस्कोपी के थ्रू, इवन डाइजेस्टिव सिस्टम फ्लोरोस्कोपी के थ्रू आपके पास स्टडी किया गया था। सो पहले कह रहा है कि ये डार्क रूम के अंदर होती थी, लेकिन उसके बाद आजकल इंटेंसीफायर्स यूज़ होते हैं, सो अब रूम को डार्क करने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्लोरोस्कोपिक इमेज जो होती है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर डायरेक्टली देखी जाती है। नाउ डेज कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल यहाँ लिखा हुआ है। देन आपके पास कह रहा है कि जो शार्पनेस होती है फ्लोरोस्कोपिक इमेज की, वो नॉर्मल रेडियोग्राफ से कम होती है, क्योंकि लेकिन इसका जो मतलब ये इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि आपको लाइव आपके पास पिक्चर आ रही होगी पेशेंट की। प्लेन रेडियोग्राफी क्या होती है, प्लेन रेडियोग्राफी में आप कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं करते। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेशेंट है, ओके, अब मैंने क्या किया, अब फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कोई ऐसी चीज़ इंसर्ट मतलब खिला दी, इसका एक्सरे लेने से पहले कोई सी ऐसी चीज़ खिला दी
जो अंदर जाकर क्या कर रही होगी, एक्सरे के अंदर एक डिफरेंट शेडो दे रही होगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल अब ये चीज़ आपके पास ईसोफेगस से स्टमक के अंदर यहाँ पहुँच गई, तो मैं क्लियरली स्टमक पे देख पाऊंगा कि ये चीज़ यहाँ मौजूद है। सो एक ऐसी चीज़ जो आप पेशेंट को दो एंड बॉडी के दूसरे स्ट्रक्चर से वो एक नया शेडो कास्ट करे ऑन एक्सरे टू डिस्टिंग्विश द बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट। अब इसका फ़ायदा क्या होता है वो हम कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। अभी प्लेन में पढ़ लेते हैं तो प्लेन में आपका कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं होता। सो नॉर्मली जो हमारे पास नॉर्मल बोन्स लंग्स उनकी वगैरह स्टडी में हमारे पास प्लेन रेडियोग्राफी यूज़ होती है। कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। फ़ायदा ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एरिया आप क्विकली ऑब्जर्व कर सकते हो। उस कॉन्ट्रास्ट के अंदर आप पर्टिकुलरली वही एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हो जिसके अंदर आपने कॉन्ट्रास्ट इस वक्त होगा। एक्सरे का एक्सपोजर कम देना पड़ता है, लो कॉस्ट होती है, ईजी एक्सेसिबिलिटी है, इतना खर्चा नहीं होता है इसमें। वीकनेस क्या है कि रेजोल्यूशन कम हो जाती है और जो आपके पास सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो आपके पास इतने ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्व नहीं हो पाते। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट का मकसद ये होता है कि हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ को आसानी से ऑब्जर्व किया जाए। सो देन आते हैं हम कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी में। अब कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी में आप कोई ना कोई ऐसा मटेरियल दे रहे होगे टू ऑब्जर्व द इनर स्ट्रक्चर्स एंड ये आपके पास सॉफ्ट टिश्यूज लाइक होलो विसरा हो गई एंड सॉलिड ऑर्गन्स जिनको आप इजीली, अब विसरा अंदर से पूरी खाली है उसको आप कैसे ऑब्जर्व करोगे। सो इन केसेस में आपके पास इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी का। अब इसके आपके पास क्या कहते हैं कुछ मटेरियल्स आपको याद रखने। बेसिकली रेडियो ओपेक मटेरियल्स जो आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी में एंड किन जगहों के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। सो बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन यूज़ होता है। सस्पेंशन इस केस में इमल्जन कहलाया जाता है इन वाटर जीआईटी को ऑब्जर्व करने के लिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आपके पास आयोडीन कंपाउंड यूज़ हो रहा होता है। यूरिनरी या बिलियरी पैसेजेस यानी बाइल डक्ट वगैरह और वेस्कुलर सिस्टम ब्लड वेसल्स वगैरह के सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए। देन हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं। हम अभी तक सारा कुछ एक्सरेस के बारे में पढ़ते हैं लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको स्टडी करने, जैसे सिटी स्कैन होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसके अंदर भी बेसिकली एक्सरेस यूज़ हो रही होती है। अल्ट्रासाउंड होता है, एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसके अलावा पोजिट्रॉन इमेजन थेरेपी आपके पास यूज़ होती है मेटाबॉलिज्म को स्टडी करने के लिए। अच्छा, पोजिट्रॉन इमेजन थेरेपी आपके पास सिटी स्कैन के साथ भी यूज़ हो सकती है, एमआरआई के साथ भी यूज़ हो सकती है। न्यूक्लियर मेडिसिन आपके पास आज के दौर में इमर्जिंग फील्ड है जिस पर अभी भी रिसर्च की जा रही है। सिटी स्कैन से स्टार्ट करते हैं तो सिटी स्कैन में आपके पास एक्सरेस यूज़ की जाती है एंड एक्सरेस के साथ उनके डिटेक्टर्स होंगे। अब इसके रेडियोलॉजी के ऊपर क्या बेनिफिट्स हैं वो हम बताते हैं आपको। अच्छा, सिटी स्कैन का आपके पास ये बेनिफिट होता है कि रेजोल्यूशन इसकी बहुत ज़्यादा होती है। यानी आप दो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स को भी जो एक दूसरे से बिल्कुल करीब होंगे एंड उनकी डेंसिटी भी ऑलमोस्ट सेम होगी, नॉट सेम होती नहीं है बट अगर ऑलमोस्ट सेम है तब भी आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकोगे। वाई? क्योंकि डिटेक्टर्स की आप सीरीज यूज़ कर रहे होते हो। हर एक डिटेक्टर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरे आपके पास डिटेक्ट कर रहा होता है। सो वेस्कुलर एरिया के दरमियान डिफरेंस करना या दूसरे चीज़ों के दरमियान डिफरेंस करना इज़ वेरी इजी इन केस ऑफ सिटी स्कैन। एग्जैक्ट लोकेशन या ट्यूमर की साइज़ का पता लग जाता है। ट्यूमर जहाँ पर होगा वहाँ पर ऑब्वियसली सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही होगी तो वो स्ट्रक्चर अपनी अलग डेंसिटी शो कर रहा होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर अपनी अलग डेंसिटी शो कर रहा होगा। सो उसके दरमियान आप डिस्टिंग्विश कर सकोगे एंड साइज़ ऑफ ट्यूमर का आप अंदाज़ा लगा लोगे। उसके अलावा भी आपके पास डिफरेंट आप जगह है जहाँ पर आपके पास सिटी स्कैन यूज़ होती हैं। इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, एक तो हाई रेजोल्यूशन है लेकिन वीकनेस क्या है कि आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है पेशेंट को एक्सरेस का एंड अगेन ज़्यादा एक्सपोजर के अपने नुकसान आते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में आप क्या कर रहे होते हो, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज़ कर रहे होते हो दैट आर कॉल्ड द अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड ये सेफ होता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि एक्सरे यूज़ नहीं की जा सकती प्रेगनेंसी के अंदर। पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल एक क्रिस्टल होता है जिसके थ्रू आपके पास ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की जाती हैं। देन क्या कहते हैं कि ये आपको कह रहा है कि आपके पास जो डिफरेंट टिश्यूज़ होंगे जब वहाँ पर स्ट्राइक कर रही होंगी देन ये आपके पास रिफ्लेक्ट बैक करके आ रही होती हैं एंड देन कंप्यूटर आपके पास इमेज बना रहा होता है। सो इसके आपके पास क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। स्ट्रेंथ क्या है,
आपके पास अल्ट्रासाउंड्स की नॉन इन्वेसिव होती हैं, टिश्यूज़ को बिल्कुल यूँ पेनिट्रेट करती हुई नहीं जा रही होती। बिकॉज़ एक्स-रेज़ ये काम करती हैं, तो एक्स-रेज़ उसके हिसाब से क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा हार्म भी दे रही होती हैं। तो ये ऐसा कोई काम ही नहीं कर रही होती, तो ये सेफ़ होती हैं। और सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं वो उनकी जो स्टडी होती है वो इंच के थ्रू ईज़िली हो जाती है। बहुत कम खर्चा होता है, हाई एक्सेसिबिलिटी है एंड आपके पास जो है ब्लड फ्लो को हार्ट, ब्रेन में यानी आपके पास अगेन लाइव पेशेंट के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं वो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। रेडिएशन आपको क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं पड़ती रेडिएशन स्किन में। वीकनेस क्या है कि आपके पास ऑपरेटर का होना ज़रूरी है जो इनके थ्रू काम करे। एयर एंड बोन्स कह रहा है आपके पास सोनोग्राफी में पेनिट्रेट नहीं की जा सकती, तो आप एयर एंड बोन्स को स्टडी नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। सो दिस इज़ वन ऑफ इट्स साइड इफ़ेक्ट। एमआरआई के अंदर क्या होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, एक पेशेंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होते हो। सो फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, अब इसके अराउंड आपने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई एंड अब उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड बॉडी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन एटम्स को डिस्टर्ब करेगी। हाइड्रोजन एटम्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स आई वुड से। सो उनकी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, वो एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो इसके हिसाब से ये खुद को अलाइन कर लेंगे। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड बंद की जाती है, सो हाइड्रोजन एटम्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं एंड अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हुए ये अब कुछ सिग्नल्स रिलीज करते हैं दैट आर कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, जिनको पिकअप किया जाता है एंड देन आपके पास जिस बॉडी के पार्ट्स है उसको लोकेट किया जाता है एंड उसको स्टडी में लाया जाता है। अच्छा, देन देयर आर डिफरेंट पल्स सीक्वेंसेस that are used in case of MRI लाइक T1, T2 एंड प्रोटॉन डेंसिटी सीक्वेंसेस होते हैं। अब ये आपके पास मतलब मेथड ही होता है जिसके थ्रू आप ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो। सो दे आर बेसिकली डिफरेंट मेथड्स। ओके, उसके अलावा यहाँ कह रहा है कि आप कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स को भी यूज़ कर सकते हो एंड कॉन्ट्रास्ट एजेंट से आपका क्या होगा, एमआरआई की डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। एमआरआई की इमेज आपके पास डिफरेंट प्लेन्स में मौजूद हो सकती है, आप प्लेन्स पे आप बना सकते हो और डिजीज़ेस को एग्जामाइन कर सकते हो, उनका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है आपके पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जब स्टडी करनी होती है तो इट इज़ मोस्ट रिकमेंडेड मेथड। उसके अलावा एब्डोमिनल, मस्कुलोस्केलेटल एंड कार्डियक इमेजिंग भी की जा सकती है। ब्लड फ्लो को स्टडी किया जा सकता है, लाइव ब्लड फ्लो को। रेडिएशन यूज़ नहीं की जा सकती। मल्टी प्लेन डिफरेंट प्लेन्स के अंदर इमेजेस आप ले सकते हो। अच्छा, हाँ, अगर आपको सॉफ्ट टिश्यूज़ को स्टडी करना है तो आपके पास सॉफ्ट टिश्यूज़ भी इजीली स्टडी हो जाते हैं। वीकनेस क्या होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगर आपने एमआरआई मशीन कभी देखी हो तो उसके अंदर जब पेशेंट जाता है ना तो वो ऐसा फील करता है कि लाइक वो एक नैरो स्पेस के अंदर फंस गया है। सो पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिया की फील आ सकती है, यानी कि क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं कि बंद जगहों में मतलब फंस जाने का डर, यानी छोटी जगहें हो गई या लिफ्ट वगैरह हो गई उनमें फंस जाने का डर। सो ये फीलिंग आपको एमआरआई के दरमियान आती है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली टेक्निक है एंड बहुत महंगी भी पड़ती है। ओके, पॉजिट्रॉन इमेजन थेरेपी के अंदर आप पॉजिट्रॉन्स को यूज़ कर रहे होते हो एंड पॉजिट्रॉन आपके पास डिफरेंट रेडियो आइसोटोप से इमिट हो रहे होंगे जो आपके पास बॉडी में जाएंगे। अब यहाँ पे एक टर्म है फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोनेट कंपाउंड। अब ये आपके पास कंपाउंड्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं एंड ये कंपाउंड ही आपके पास पॉजिट्रॉन इमिट कर रहे होंगे। अब जिस ऑर्गन के अंदर ये कंपाउंड ज़्यादा पाया जाएगा, इसका मतलब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई। सो आपके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेक करने के लिए पॉजिट्रॉन इमेजिंग थेरेपी यूज़ होती है एंड जहाँ पर कैंसर होगा या ट्यूमर होगा वहाँ पर ऑब्वियसली सेल्स ज़्यादा होंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो आपके पास वहाँ पर जो पॉजिट्रॉन इमेजिंग थेरेपी है वो बहुत हेल्पफुल होती है। इसके आपके पास एडवांटेजेस क्या हैं कि आपके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी मेटाबॉलिक अपटेक के बारे में ये बता रही होती है, जबकि कह रहा है सीटी स्कैन एंड एमआरआई आपके पास स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बता रही होंगी। अच्छा, मेटाबॉलिक अपटेक से आपको पता लग जाएगा कि डिजीज़ आपके पास किस स्टेट में है। सो डिजीज़ की एक्टिविटी को डिटरमाइन करना इज़ डन थ्रू दिस पॉजिट्रॉन इमेजिंग थेरेपी। उसके बाद आप कैंसर बेनाइन हो गया, मैलिग्नेंट हो गया या ट्यूमर हो गया, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। बायोप्सी की साइट्स आइडेंटिफाई करना है। बायोप्सी में क्या होता है, आप बोन मैरो ले रहे होते हो बोन से, तो कहाँ से बोन मैरो लेना है पेशेंट में, ये आप पॉजिट्रॉन इमेजिंग थेरेपी से बता रहे होगे। वीकनेस क्या होगी, कॉस्टली है, रेडिएशन यूज़ हो रही होती है इसके अंदर भी। अच्छा, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी
ये डिफरेंट आपके पास कहते हैं कि जो आप डिफरेंट मेथड्स पढ़कर आए अब तक, दे बेसिकली मेक अ फील्ड, दैट फील्ड इज़ कॉल्ड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इमर्जिंग फील्ड है जो आगे के दौर में आती जाएगी। और एंड इसमें आप इन टेक्निक्स का यूज़ करके डायरेक्टली पेशेंट को ट्रीट भी कर रहे होगे, नॉट इवन डायग्नोस बट ट्रीट। अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर आप क्या-क्या कर सकते हो, आप कैथेटर डाल सकते हो पेशेंट के अंदर एंड उस कैथेटर के थ्रू आप क्या कह सकते हैं, ट्यूमर जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्यूमर की साइज़ को कम कर सकते हैं। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई ब्लड वेसल है एंड दिस ब्लड वेसल इज़ चॉक्ड एट दिस पॉइंट, यहाँ पर ये चॉक है, तो यहाँ पर मैं कैथेटर डाल के, इस कैथेटर में अंदर एक बैलून होगा, वो बैलून खुल जाएगा एंड यहाँ से ये ब्लड वेसल भी खुल जाएगी। सो ये आप कर सकते हो। अच्छा, ये ट्रांसल्यूमिनल डायलेशन, यही मैंने बात बता दी। एंड उसके बाद आर्टरियल स्टेनोसिस, अगर आपके पास हार्ट के वॉल्व्स काम नहीं कर रहे तो उसकी भी आप ट्रीटमेंट इसके थ्रू कर सकते हो। बायोप्सी में जैसे अभी हम डिस्कस करके आए, ये यूज़ हो सकती है। ट्रांस हेपेटिक कैथेटराइजेशन आपके पास हो सकती है। लिवर के अंदर आप कैथेटर डाल के बाइल डक्ट वगैरह या उनको ओपन कर सकते हो। जॉन्डिस का था कि आगे, क्योंकि बाइल डक्ट ब्लॉक होगी तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा। बाइल डक्ट को ओपन करना तो जॉन्डिस से बचा सकते हैं पेशेंट को। या नीडल पंचर किया जा सकता है, फिस्ट को आप ड्रेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स। प्लूरल टैप में क्या होता है, आपके पास दोनों प्लूरा की जो लेयर्स होती हैं उनमें फ्लूइड भर जाता है, उस फ्लूइड को आप निकाल देते हो। कैथेटर डाल के फॉर एग्जांपल आपने उस प्लूरल फ्लूइड को निकाल दिया। उसके बाद वेस्कुलर स्टडीज़, ब्लड वेसल्स की आप स्टडी कर सकते हो। एंड कह रहा है ये आपका प्रोसीजर कंपैरेटिवली सेफ है, क्विक एंड सर्जरी से चीप है। सो मॉडर्न डेज में दे आर गोइंग टू रिप्लेस मैनी सर्जिकल टेक्निक्स। So this was all about this chapter. Then इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।